अब हम लोग इसमें देखें कंसेप्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्टांस। अब कंसेप्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्टांस में क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग जो रिस्पायरेटरी सबस्टांस है वो क्या होता है, कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रिस्पायरेटरी सबस्टांस में पार्टिसिपेट करता है, और वो रिस्पायरेटरी सबस्टांस जब पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है। चूँकि ये भी जानकारी होना चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कौन कौन सा सेल का भाग है और कौन कौन सा, आइदर वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें से कौन कौन सा पार्ट है जो कि पार्टिसिपेट करता है हमारे रिस्पायरेटरी सबस्टांस में। तो वो रिस्पायरेटरी सबस्टांस जो है, और रिस्पायरेटरी सबस्टांस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड है। इतने सबस्टांस है जो कि हम लोग उसको रिस्पायरेटरी सबस्टांस बोलते हैं। तो और लेकिन जैसे आपका विटामिन्स है, जैसे आपका मिनरल्स है, जैसे आपका H2O है, ऐसे सबस्टांस जो कि डायरेक्ट रिस्पायरेटरी सबस्टांस उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आगे स्टेप जब बताएंगे तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा जो सबस्टांस है जो कि डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है आपके रिस्पायरेशन में। वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिस्पायरेटरी सबस्टांस। जैसे आप देखते होंगे आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, ऑर्गेनिक एसिड हो, जितने भी सबस्टांस है, ये सारे सबस्टांस को हम लोग रिस्पायरेटरी सबस्टांस के अंदर में रखते हैं। लेकिन आपका प्रोटीन, आपका विटामिन्स हो, चाहे आपका मिनरल्स हो, चाहे H2 हो, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो रिस्पायरेटरी सबस्टांस है ये। उसका स्टेप में आप समझ लीजिए कि एक ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाता है तो जब पायरुवेट में बदलता है तो एक एक ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि ये एक रिस्पायरेटरी सबस्टांस है जो कि पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। जब ये पायरुवेट एसिटाइल कोलिन में जब बदलता है तो वहाँ पे एक लिंक रिएक्शन होता है, आगे पढ़ाएंगे, बस छोटा छोटा फॉर्म बता रहे हैं। एसिटाइल कोलिन जब वो CO2 को रिलीज करता है ATS में तो उसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेट रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो रिस्पायरेशन में हमारा पार्टिसिपेट किया है वो कार्बोहाइड्रेट किया है, ना कि विटामिन्स किया है। आप कार्बोहाइड्रेट ही इसमें पार्टिसिपेट किया है, ना कि विटामिन्स और मिनरल्स किया है। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में पार्टिसिपेट किए हुए रहता है, इनडायरेक्ट सपोर्ट। तो डायरेक्ट सपोर्ट के लिए हमारा क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि डायरेक्ट ग्लूकोज एक CO2 के फॉर्म में हमारे रिस्पायरेटरी सेलुलर रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन आपको पता है बहुत सारे प्रोसेस में हमारा विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वो इनडायरेक्टली फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है। जब एंजाइम में पढ़िएगा तो बहुत सारा कोफैक्टर है, बहुत सारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि उस कंडीशन में हमारा विटामिन्स का बहुत रोल है। इसलिए ये एक प्रकार का कैटालिटिक सबस्टांस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, लेकिन इसमें इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। इसलिए मैंने बताया कि अगर हमको रिस्पायरेटरी सबस्टांस अगर ऑप्शन में दे दिया, इन विच इज रिस्पायरेटरी सबस्टांस, वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन अगर नन आपको इन विच इनकैरेक्ट लिख दिया तो आपको जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, H2O, ये सारे को हम लोग आपको नॉन रिस्पायरेटरी सबस्टांस के अंदर में रखते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब एक ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर में जाता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और जब वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो वो पुनः फिर साइटोप्लाज्म के अंदर में जाता है, जहाँ पे एक क्या होता है, लिंक रिएक्शन के थ्रू हमारे क्रेप माइटोकॉन्ड्रिया के
मैट्रिक्स से वो क्रेब्स साइकिल के अंदर में चला जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से CO2 का फॉर्मेशन करता है और हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी का प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेंस दैट इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट। अगला स्टेप हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बहुत सारा पार्ट हमारे जो स्पेशली प्लांट का है जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन करता है और उसमें उसका डायरेक्ट रोल होता है सेलुलर रिस्पायरेशन करने में। जैसे आपका गैस का एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा है, लेंटिसेल है, जो कि क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर में एक रिस्पायरेटरी सबस्टेंस का सिस्टम है कि वो लंग्स है, नोस्टिल है, एल्वोलाई है, ब्रोंकियोल्स है, इस तरह से ऐसा कोई भी सिस्टम प्लांट के अंदर में नहीं होता है कि जब हमारा ऑक्सीजन नोस्टिल के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा हमारे एल्वोलाई लंग्स के अंदर में जाता है। उस तरह से वैसा कोई भी स्पेशल सिस्टम हमारे प्लांट के अंदर में नहीं है। तो इसके अंदर में गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारा जो लीफ है उसके अंदर में स्टोमाटा है, लेंटिसेल है, इसके अंदर में गैस का एक्सचेंज होता है। दूसरा आता है ओनली लीफ सेल स्टोमाटा रखता है, क्योंकि स्टोमाटा स्पेशली पाया जाता है आपके लीफ सेल के अंदर में। तो गैसियस एक्सचेंज करने का काम स्टोमाटा के अंदर में होता है, क्योंकि उसके अंदर में पोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, और वही क्या करता है कि गैसियस का एक्सचेंज करता है। जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर में स्पेशली नोस्टिल है, नोज है, उस तरह से अंदर में प्लांट के लीफ सेल में स्टोमाटा है जो कि गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है। क्योंकि अगर वो स्टोमाटा लेंटिसेल नहीं होगा तो गैसियस एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये स्पेशलिस्ट सिस्टम है जिसको कि हमारे प्लांट के अंदर में ये सिस्टम पाया जाता है। अगर आप देखते हैं तो एक हम ग्लूकोज जब लेते हैं वो जब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाता है, ये स्टेप देख रहे हैं, इसी स्टेप को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे आपका ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड का होता है। जब ये 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाता है, वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो 6 कार्बन कंपाउंड था ये ब्रेक डाउन करके हमारे पायरुविक एसिड में बदलता है, जो कि यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पे ब्रेक डाउन करके वो 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये पायरुविक एसिड के पास में 2 ऑप्शन है, वो या तो फर्मेंटेशन के लिए जाए या तो सेलुलर रिस्पायरेशन में जब उसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया मिले। माइटोकॉन्ड्रिया जब मिले तो वो क्रेब्स साइकिल के अंदर में ETS के अंदर में वो चला जाए। लेकिन अगर उसके पास में जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, या तो O2 एब्सेंट रहता है या तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, तब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जाता है। लेकिन जब ये पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है, ये पायरुविक एसिड CO2 को रिलीज करके एसिटाइल कोलिन जो यहाँ 6 कार्बन कंपाउंड का था, पायरुविक एसिड में जब बदला 3 कार्बन कंपाउंड का हो गया, फिर ये पुनः एसिटाइल कोलिन में बदलता है, और एसिटाइल कोलिन में बदलने के बाद में उस समय ये 2 कार्बन कंपाउंड का हो जाता है और ये क्रेब्स साइकिल के अंदर में चला जाता है, जहाँ पे एक एनर्जी और CO2 का फॉर्मेशन करता है। ये पूरे प्रोसेस जब होता है वो किस लिए हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक रिस्पायरेटरी सबस्टेंस प्रेजेंस है। जब रिस्पायरेटरी सबस्टेंस प्रेजेंट है, वो रिस्पायरेटरी सबस्टेंस जब एक सेल के अंदर में जाता है तो जाने के बाद वो साइटोप्लाज्म के अंदर में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करता है। वो कम्प्लेक्स सबस्टेंस जो हमारा ग्लूकोज के रूप में लिए थे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। वो पायरुविक एसिड का 2 ऑप्शन है, आइदर वो जब माइटोकॉन्ड्रिया O2 एब्सेंट है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में चला जाएगा, लेकिन जब उसके पास में ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो वो पुनः एसिटाइल कोलिन में क्रेब्स साइकिल के अंदर में चला जाएगा, एनर्जी वहाँ CO2 का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अगर एब्सेंट रहा फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जाएगा, इसलिए ऐसा होता है।
क्योंकि वहाँ पर रिस्पायरेटरी सब्सटेंस हमारा प्रेजेंट रहता है और रिस्पायरेटरी सब्सटेंस हमारा ग्लूकोज है। इसलिए ये ग्लूकोज, इसलिए हम लोग जो मेन थीम है कि हमारा रिस्पायरेटरी सब्सटेंस क्या है। रिस्पायरेटरी सब्सटेंस जिसको कि हम लोग देख रहे हैं कि रिस्पायरेटरी सब्सटेंस को हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, रिस्पायरेटरी सब्सटेंस में हम लोग फैट लेते हैं, रिस्पायरेटरी सब्सटेंस में हम लोग प्रोटीन लेते हैं, रिस्पायरेटरी सब्सटेंस में ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं। ये जितने सब्सटेंस है, यही सब्सटेंस के पास में ऑप्शन है कि वो पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो, वो पायरुवेट एसिड से एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हो, वो पुनः क्रेब्स साइकिल के अंदर में जाए, वो पुनः ETS के अंदर में जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर उसके अंदर में अगर O2 और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा तो हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस में जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्पेशली इसको देखते हैं कि जो हमारा रिस्पायरेटरी सब्सटेंस है वो रिस्पायरेटरी सब्सटेंस किस तरह से पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे रिस्पायरेटरी सब्सटेंस का क्या स्पेशल रोल होता है। इसलिए इस बात को जानना ज़रूरी है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सब्सटेंस है और रिस्पायरेटरी सब्सटेंस किस तरह से वर्क करता है हमारे एक प्लांट के अंदर में, एक हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर में, और उस रिस्पायरेटरी सब्सटेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम इसको पूरा डिटेल देख लिए। धन्यवाद।